साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट सृष्टि तिवारी जी। और आज क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मना रहे हैं तो विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। सृष्टि जी, आज के दिवस की हम बात करें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम महिला न्यायाधीशों का दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे इस दिवस को मनाने की शुरुआत कैसे हुई और क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के पीछे। सर, इस दिवस को मनाने की शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई थी। जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसका एक अंग है। उन्होंने इस दिन को मनाने की शुरुआत करी थी अप्रैल 2021 में। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी न्यायालय हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें इस दिन को मनाना जरूरी है ताकि सारे लोग अवेयर हो पाएं, जागरूकता फैले कि मतलब किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अप्रैल 2021 में उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया था और आज मार्च 10 है 2024, जहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला जजेस डे मनाएंगे। सृष्टि जी, अगर न्यायालयों की हम बात करें तो सबसे पहले हम न्यायालयों में देखते हैं वहाँ पर हमें एक महिला ही दिखाई देती है जिसकी आंखों में काली पट्टी बंधी होती है, जिसको हम न्याय की देवी कहते हैं। तो अगर न्यायिक प्रक्रिया की हम बात करें तो कितनी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है, चाहे जज के रूप में या चाहे वकील के रूप में। सर, महिलाओं की भागीदारी जो न्यायालय में होती है वो आज के टाइम में बढ़ी तो है, क्योंकि पहले बहुत ही कम मात्रा में महिला जजेस दिखती थी। इवन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक सिर्फ 11 महिलाओं ने उस न्यायालय में कदम रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि 75 साल आज़ादी को हुए और सिर्फ 11 महिलाओं ने ही सर्वोच्च न्यायालय में अपना कदम रखा है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो जजेस का जो क्राइटेरिया है और जितनी गिनती है वहाँ पे, वो 33 जजेस एक बार में अपॉइंट होते हैं। तो 33 जजेस में आज के टाइम में 3 महिलाएं वहाँ पे मतलब अपना प्रतिभाग कर रही हैं। और ये भी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महिलाएं एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रतिभाग कर रही हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक बार में 3 महिला जजेस का वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ हो। ये 2022 में ये तीनों जो जजेस थी उनका अपॉइंटमेंट हुआ कलेजियम सिस्टम के द्वारा। और उनके नाम हैं जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला जज थी उनका नाम था न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है अभी। वो सबसे पहली महिला जज थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी। फिर उनके बनने के बाद न्यायमूर्ति सुजाता बी मनोहर का भी अपॉइंटमेंट हुआ। उन्होंने भी जजमेंट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। वो बॉम्बे उच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी। जस्टिस बी सुजाता मनोहर के बाद फिर जस्टिस रूमा पाल का अपॉइंटमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने भी विस्तृत तरीके से काफ़ी चीज़ें चेंजेस लाई ये सुप्रीम कोर्ट में, और इनका भी बहुत अहम महत्वपूर्ण फैसले हैं। उसके बाद फिर जस्टिस रूमा पाल के बाद जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का अपॉइंटमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और इनका अपॉइंटमेंट भी डायरेक्ट एक वकील के रूप में ही हुआ था। जैसे वकील थी उसके बाद फिर इनका बार से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जो जस्टिस आर भानुमति थी उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा निर्भया रेप केस के बारे में। उसका जो केस का नाम था मुकेश बनाम एनसीटी दिल्ली, और उन्होंने आरोपी के मौत की सजा को भी निर्धारित किया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे अगर ऐसा कोई भी अगर कृत्य किसी के साथ होता है तो उसको आप दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में डालेंगे। देन उसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और इंदु मल्होत्रा जो थी उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले दिए हैं। जैसे कि उन्होंने जोसेफ साहिब बनाम भारत संघ में बहुत बड़ा जेंडर इक्वालिटी का मामला दिया था। उसमें उन्होंने बोला था, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उनको एक बात कोट करना चाहूंगी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक कानून जो महिलाओं को मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है वह लिंग तटस्थ नहीं है। धारा 497 के तहत व्यभिचारी पुरुष की पत्नी अपने पति पर वैवाहिक बेवफाई के लिए मुकदमा
नहीं चला सकती। इसलिए प्रावधान महिलाओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। धारा 497 आज जिस रूप में मौजूद है वह अनुच्छेद 14 की समझदार रोशनी के सामने छाया में छिप नहीं सकती, जो अनुचित, भेदभावपूर्ण और मनमानी किसी भी चीज को उजागर करती है। इसी केस के बाद 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। और 1937 में सबसे पहली महिला जज बनी थी जिनका नाम जस्टिस अन्ना चांडी था, जो कि ब्रिटिश एरा में जज बनी थी एक जिला अदालत में। उसके बाद 1959 में जस्टिस चांडी ही एक हाई कोर्ट जज बनी और उसके बाद उनके अपॉइंटमेंट के 40 साल बाद, मतलब 37 में वो महिला जज बनी थी, उनके अपॉइंटमेंट के 40 साल बाद जस्टिस लीला सेठ किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। उसके बाद जस्टिस लीला सेठ हाई कोर्ट जज बनने के बाद 15 साल बाद वो किसी हाई कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस बनी और वो हाई कोर्ट बना था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इवन वो दिल्ली हाई कोर्ट की भी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। ये तो बात हमारे भारत की हो गई। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है और नीदरलैंड में ये स्थित है। वहाँ पे 15 जजेस एक बार में अपॉइंटमेंट होते हैं और प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे 15 में से 4 जजेस जो हैं वो महिलाएं हैं। तो जैसे महिलाओं की भागीदारी की आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1937 के बाद 40 साल लगा एक महिला न्यायाधीश को हाई कोर्ट तक पहुंचने में। देन उनको 15 साल सर्व करना पड़ा, तो फिर जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी और उनके बाद फिर धीरे धीरे महिलाओं के और अवसर खुलते गए और वो धीरे धीरे मतलब हाई कोर्ट तक पहुंचने लगी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगी। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी जस्टिस एम फातिमा बीबी, वो भी केरल से आती हैं, और जो जस्टिस चांडी थी वो भी केरला से ही आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केरल राज्य है वो महिलाओं को लेके काफ़ी सीरियस रहा है, उनके प्रतिभाग को लेके। और महिलाओं की जो भागीदारी है हर जगह थोड़ी तो बढ़ रही है, लेकिन कहने के लिए बहुत कम है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में तो 4% ही भागीदारी है अगर आप 100 में से देखेंगे। हाई कोर्ट में थोड़ी बड़ी है उससे ज़्यादा, और जो जिला अदालतें हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बड़ी है सर। जी, यानी कि महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हैं न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए। बिल्कुल सक्षम है, बस उनको मौका चाहिए। और मतलब अगर वो आगे आती हैं तो आप उनको खुले बाहों से स्वीकार करें और उनको अवसर दें कि ताकि वो अपना काम कर पाएं। जी, सृष्टि जी, आप स्वयं इस पेशे में हैं और अगर आपकी बात करें तो कैसे आपके मन में आए कि नहीं, मुझे न्यायिक क्षेत्र में आना है और इस क्षेत्र में ही कार्य करना है? मैं इस पेशे में अपने मर्जी से ही आई हूँ। मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, 12वीं तक की पढ़ाई। उसके बाद फिर मुझे कुछ अलग करना था, मतलब मैं एक ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट थी, तो मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। मुझे मतलब BA MA ये सब नहीं करना था, मेरी अपनी अलग थिंकिंग थी। जी जी। और उस टाइम मुझे पता चला कि 12वीं के बाद आप 5 साल वाला लॉ कर सकते हैं। पंचवर्षीय लॉ की शुरुआत हुई थी जी। और 2008 में मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया और तब से मेरा इंटरेस्ट इसमें हो गया था कि मुझे प्रैक्टिस ही करना है और कुछ अलग सा करना है। तो कितनी चुनौती लगती है आपको महिलाओं के लिए इस पेशे में? सर चुनौती तो बहुत लगती है। इवन मेरे घर में भी कोई रेडी नहीं था कि मैं लॉ करूं। मेरे पापा कुछ और मुझे कराना चाहते थे, बट मेरा था कि नहीं, मैं इसमें खुश हूं और मुझे यही करना है, मेरी रुचि इसी क्षेत्र में है। और मैंने अपना स्टडी इसमें ही दिया और मैंने अपना BA LLB कंप्लीट किया, फिर LLM किया मैंने NLU रायपुर से। कुछ टाइम तक मैंने जुडिशरी की पढ़ाई करी। इवन अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिस के क्षेत्र में भी हूँ। तो जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, इस पेशे से जुड़ना चाहती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो यहाँ आ सकती हैं। सर अब जैसे आप जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होता है वो परीक्षा के माध्यम से होता है। सिविल जज अगर आप बनेंगे तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के ही बनेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री लेनी जरूरी होती है। आप या तो सीधे ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर लें या फिर आप 12वीं के बाद भी लॉ कर सकते हैं, जो 5 साल का कोर्स होता है। और जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होता है आप किसी भी न्यायिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, जो हर एक स्टेट अलग अलग टाइम पे निकालती है रिक्रूटमेंट के द्वारा। और कहीं कहीं तो अभी ये जरूरी हो गया है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट भी कराना पड़ेगा एग्जाम देने से पहले। और किसी किसी स्टेट ने छूट भी दी है कि सिर्फ आपको लॉ की डिग्री जरूरी है, उसके बाद आप किसी भी न्यायिक जुडिशरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद सर एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपने वकालत में अपना 7 साल दे दिया है, 7 साल की अगर आपके पास अनुभव हो गया है और आपकी एज अगर 35 साल क्रॉस हो गई है, तो आप सीधे बार का भी एग्जाम दे सकते हैं।
जिसमें आप हायर जुडिशियल सर्विसेज जिसको कहा जाता है, तो आप सीधे बार से एलिवेट होके आप जुडिशरी में सेलेक्ट हो सकते हैं और आप फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। जी सृष्टि जी, इस समय तमाम महिला श्रोता आपको सुन रही हैं और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला न्यायाधीशों का हम दिवस मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप उन महिला श्रोताओं से कि इस पेशे में जुड़कर वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है, न्यायिक प्रक्रिया में जुड़ सकती है और कानून के बारे में जानकारी रख सकती हैं? सर, मुझे लगता है कानून की जानकारी महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। उनको अगर कानून के बारे में उनको पता होगा तो उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता होगा बिल्कुल। कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने अधिकार ही पता नहीं होते हैं। आपको आपके कर्तव्यों से तो अवगत करा दिया जाता है कि ये आपके कर्तव्य हैं, आपको ये करना है, लेकिन आपको आपके राइट्स नहीं बताया जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको खुद से ही पता करना पड़ेगा और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। और कानून में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आए हैं जिसके बारे में अभी हमें पता होना ज़रूरी है। जिससे पहले क्या था कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी थी जो कानून से ही ख़त्म हुई हैं। जैसे पहले था कि बहु विवाह होता था, फिर सती प्रथा था बहुत पहले, तो ये सबका अंत लॉ से ही हुआ है। तो जैसे बहु विवाह का कानून भी इंडियन पैनल कोड में था, धारा 497 में बाइगेमी के बारे में बताया गया है। इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 497 बाइगेमी के बारे में बात करता है, जिसमें मेंशन है कि अगर कोई हिंदू 2 शादियां कर लेता है बिना तलाक दिए तो वो वैध नहीं होगा। तो अगर आप शादी करेंगे किसी दूसरे महिला से और आप पहले से विवाहित हैं तो सबसे पहले आपको उसको तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। फिर उस चीज़ को भी ख़त्म किया गया, उसको एक कानून बनाया गया कि ये इलीगल होता है, तो बाइगेमी बनाई गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता करने के लिए बताया गया था, जैसे कि शिक्षा का अधिकार था। अगर वो कानून के बारे में नहीं पता होगा तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके पास शिक्षा का अधिकार है। फिर उनके पास मैटरनिटी लीव का अधिकार है, एक अलग से कानून बनाया गया कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं और वो कहीं काम कर रही हैं तो उनको 3 महीने तक का मैटरनिटी लीव भी मिलेगा, तो भी कानून से ही वो चेंजेस आए। देन उसके बाद उनको रिजर्वेशन भी मिला, जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट में अगर आप जुडिशरी एग्जाम देते हैं तो यहाँ 33% रिजर्वेशन भी है। देन ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को कुछ राइट्स दिए और जिनसे उनको काफ़ी आत्मनिर्भरता भी आई है कि ये चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई है। और ये जब ख़त्म हो गई, जितनी कुरीतियाँ ख़त्म हुई, तो आप आगे बढ़ोगे। डोमेस्टिक वायलेंस भी औरतों के ऊपर बहुत होता है और उसमें भी कानून बना उस पर भी, और उसमें ये भी बताया गया कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा और आप उसी घर में रहना चाहते हो तो उस घर में रहते हुए भी आपके कितने अधिकार हैं। आप उस घर में रहने का अधिकार मांग सकती हैं, आप अपने जीवन निर्वाह करने का अधिकार मांग सकती हैं, फिर मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकती हैं। तो ये सारे अधिकार कानून से ही आए हैं। तो जब तक आपको इन अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं सकती। जी सर। तो सृष्टि तिवारी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।